हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 25 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जिन बच्चों को हमारे पैड क्लास चाहिए तो आप सभी ट्रिपल सी बाई फाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर ट्रिपल सी नवंबर एग्जाम के लिए और ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम के लिए पैड क्लास आपको मिल जाएंगे, जहां से आप एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कंप्लीट क्रैश कोर्स आपको कराया जा रहा है। अभी नवंबर के लिए बहुत सारे क्लास हमने वहां पर करा दिए हैं और लिब्रे ऑफिस की थ्योरी वहां पर हम करा रहे हैं, जिसका समय होता है डेली 9 बजे। तो 9 PM पर वहां पर आपको क्लास मिलती है। और एक क्लास आपकी आज से ही दिसंबर बैच की स्टार्ट हो रही है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से होगी। और इस क्लास का समय रहेगा 5 PM, यानी कि शाम को 5 बजे क्लास होगी। तो ये बैच आप सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है ट्रिपल सी बाई फर्स्ट और वहां से आप डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है। पूछा है फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग देम इन डैश, यानी कि डैश में स्टोर करके फाइलों को व्यवस्थित रखा जाता है। टेबल, डाटाबेस, फोल्डर या ग्राफ। पहले प्रश्न का सभी को जवाब करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। इस क्लास में आज 25 प्रश्नों को शामिल किया है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको ये सभी प्रश्न आसानी से याद रहें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा पहले क्वेश्चन का। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस सेशन को ज्वाइन कर पाए। जैसा हमने बताया, इस सीरीज का नाम रखा गया है ट्रिपल सी विजय सीरीज। और अगर आपने इस पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो किया, यहाँ पर जो भी और चीजें आपको बताई जाएं, जो पढ़ने के लिए बोला जाए, उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो निश्चित आप अपने एग्जाम को पहली बार में ही पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका फोल्डर। देखिए करा है डैश में स्टोर करके फाइलों को व्यवस्थित रखा जाता है। कोई भी फाइल है, अगर आप उस फाइल को व्यवस्थित करना चाहते हैं या कहीं पर रखना चाहते हैं, तो फाइल को रखने का स्थान क्या होगा, फोल्डर ही तो होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, फाइल्स और फोल्डर्स में डिफरेंस क्या होता है ना। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि फाइल क्या होता है और फोल्डर क्या होता है। तो जो आपकी फाइल होती है किसी ना किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम पर बनाई जाती है। इतना बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी फाइल होगी वो किसी ना किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम पर होगी। जैसे मान लिया कि आपने MS वर्ड में आए और वहां पर कुछ टाइप करना शुरू कर दिया, तो MS वर्ड में आप टाइपिंग कर रहे हैं और उसके बाद में आपने उसे सेव कर दिया, तो आपने उस फाइल का एक नाम दे दिया। जैसे मान लिया आपने उस फाइल का नाम रखा ट्रिपल सी, और MS वर्ड पे चूंकि आपने फाइल बनाई है तो उसके साथ में अपने आप docx फाइल एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये होता है एक फाइल। मतलब यहाँ पर पता चल रहा है कि ये फाइल आपकी docx पर बनाई गई, मीन्स MS वर्ड पर बनाई गई है। ठीक है, तो ये फाइल का नाम होता है, साथ में उसका एक्सटेंशन भी जुड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइल होती है वो किसी ना किसी एप्लीकेशन पर बनाई जाती है, कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहां पर काम करता है। बट जो आपका फोल्डर होता है, फोल्डर एक कंटेनर का काम करता है। कंटेनर मीन्स आप यहाँ पर रख सकते हैं, है ना, एक ऐसी खाली जगह, एक ऐसा स्थान जहां पर किसी फाइल या किसी फोल्डर को भी आप स्टोर कर सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, तो फोल्डर के अंदर आपको एक स्पेस मिल जाता है। इस फोल्डर के अंदर आप किसी भी फाइल को या किसी फोल्डर को भी रख सकते हैं। अगर किसी फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर आपने बना दिया या कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो उस फोल्डर को फिर क्या बोलते हैं, सब फोल्डर बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि फोल्डर के अंदर अगर कोई फोल्डर है तो उसे सब फोल्डर का नाम दिया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा कि फोल्डर और फाइल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और फाइल के लास्ट में जो एक्सटेंशन होता है, यही एक्सटेंशन आपको ये बताता है कि ये फाइल आखिर बनाई कहाँ पर गई है। जैसे एक और फाइल का नाम हम आपको बताते हैं और आप फिर बताइएगा कि ये किस सॉफ्टवेयर पे बनाई गई है। मान लिया किसी फाइल का नाम रख दिया है, आपने नाम रखा यहाँ पे, जैसे मैं अपना ही नाम डाल लेता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे देवेंद्र डॉट, इसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा ODT। तो अब यहाँ पर कौन कौन बच्चे बताएंगे कि ये फाइल किस प्रोग्राम पर, किस सॉफ्टवेयर पर बनाई गई है।
मान लिया आपके सामने केवल इतना आता है devendra.odt, तो ये फाइल कहाँ पर बनाई गई है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, इसका जवाब क्या होगा, कहाँ पे बनाई गई है? तो इसका मतलब ये फाइल आपकी कहाँ, लिब्रोऑफिस राइटर में बनाई गई है, क्योंकि आपको पता है लिब्रोऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन होता है वो .odt होता है ना। तो फाइल के एक्सटेंशन नेम से ही आपको पता चलेगा बिना ओपन किए हुए कि यह फाइल आपकी किस सॉफ्टवेयर पर बनाई गई है। ठीक है, ऐसे अगर आपने इम्प्रेस में बनाया होगा तो .od और p हो जाएगा, लास्ट में आप जो नाम देंगे फाइल का वो नाम रहेगा और .odp आ जाएगा, है ना। ऐसे अगर मान लिया आपने कैल्क में बनाई है तो .od और यस हो जाएगा, स्प्रेडशीट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये फाइल का एक्सटेंशन भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बताइएगा, निम्न में कौन सी कार्य मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से संभव है? कौन सी कार्य मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पॉसिबल है, संभव है? फंड का ट्रांसफर करना, बिजली बिल भुगतान करना, खातों की बचत राशि देखना, या उपरोक्त सभी। अब मोबाइल बैंकिंग से आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिजली का बिल भुगतान भी कर सकते हैं, है ना, खातों की बचत राशि भी आप देख सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी ये सारे कार्य हम मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नोन एज ए टॉगल की? निम्न में से किस की को टॉगल की कहा जाता है? किस की को टॉगल की के नाम से जाना जाता है? नम लॉक, डिलीट, अल्ट या कंट्रोल? क्या होगा इसमें राइट आंसर? बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कौन सी की को टॉगल की कहा जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वही क्वेश्चन हम इस सीरीज में शामिल करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, वो चाहे इजी हो या फिर आपके हार्ड हो, बट क्वेश्चन वही यहाँ पर शामिल होगा जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आपके एग्जाम में आने की। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। जो भी इस सीरीज में आपको दिया जाए सभी का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला नम लॉक। अब ये ध्यान रखना होगा कि टॉगल की किसे कहा जाता है, तो नम लॉक को टॉगल की का नाम दिया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में सभी बताएंगे, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जोड़ा होता है? लिब्रोऑफिस इम्प्रेस के साथ, अगर लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में कोई फाइल आपने सेव की है तो उसके साथ में एक्सटेंशन क्या जोड़ेगा? अभी अभी हमने आपको समझाया था, है ना, कि भाई अगर आप इम्प्रेस में कोई फाइल सेव करते हैं तो क्या एक्सटेंशन नेम होगा, अगर आप राइटर में कोई फाइल सेव करते हैं तो क्या एक्सटेंशन नेम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर? और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप सभी क्लास को भाई शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटे के बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो यहाँ पर इम्प्रेस की बात की गई और आपको पता इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है और प्रेजेंटेशन का मतलब ओपन, यहाँ पर ओडीपी हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। अगर आपने इम्प्रेस में कोई भी फाइल को सेव किया है तो उसका जो एक्सटेंशन नेम जोड़ेगा वो .odp होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लिब्रोऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बताइए। लिब्रोऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये भी काफी एग्जाम में आता है, तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की आपको बतानी है। चलो जल्दी से बताइएगा आंसर यहाँ पे क्या होगा। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ में पी आपको प्रेस करना होता है। कंट्रोल शिफ्ट पी आप दबाएंगे तो सुपर स्क्रिप्ट इस्तेमाल होगा। होता क्या है, जैसे मान लिया आपने लिखना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो ये हमारी बेस लाइन है, मतलब एक मिडल की लाइन है, और इसके ऊपर लिखा गया ना 2, ये 2 जो है ऊपर लिखा गया है, तो इसी को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अगर कभी आपको ऐसा लिखना हो तो क्या करेंगे, तो आपको इसी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि पहले तो नॉर्मल आपने एक्स लिखा, उसके बाद में फिर कंट्रोल शिफ्ट और पी आपको दबा देना है, और फिर आपको 2 टाइप करना है। जैसे 2 टाइप करेंगे तो अपने आप वो ऊपर लिखेगा। फिर से इसको वापस करना है, कंट्रोल शिफ्ट पी दबा देंगे तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा और फिर से आप बाई लिख सकते हैं। फिर से कंट्रोल शिफ्ट पी आप दबाएंगे तो फिर से ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और उसके बाद में 2 को सेलेक्ट कर लो, उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट पी दबा के भी इसको सुपर स्क्रिप्ट
कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुपर स्क्रिप्ट। बाकी एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है सब स्क्रिप्ट का। तो अगर आपसे पूछें कि सब स्क्रिप्ट बताइए क्या होता है, तो सब स्क्रिप्ट यानी कि इसका जो शॉर्टकट की बनेगा वो होगा कंट्रोल शिफ्ट और बी। कंट्रोल शिफ्ट और वी यहां पर आपका हो जाएगा। ये होता है सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की। कैसे? जैसे मान लिया आपको लिखना है H2SO4, तो यहां पर देखो ये बेस लाइन के नीचे लिखा गया है 2 और 4, यानी कि नीचे लटका के लिखा गया है ना, तो इसी को बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया, दोनों के शॉर्टकट की भी आपको समझ में आ गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कोर्सेरा क्या है। व्हाट इज कोर्सेरा? एक ई कॉमर्स या ई लर्निंग या ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिच। 6 में क्या होगा? कोर्सेरा क्या है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है F2 से किसी भी सेल को एडिट किया जा सकता है। अगर आप किसी सेल को एडिट करना चाहते हैं तो F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। F2 से किसी सेल को आप एडिट कर सकते हैं, यस या नो में जवाब करना है, ट्रू फॉल्स में आपको बताना है। क्या होगा? तो बिल्कुल आप किसी सेल को F2 से एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिब्रियोफिस कैल्क की बात की गई है, क्योंकि आपके एग्जाम में लिब्रियोफिस कैल्क से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मान लिया आपने किसी सेल में कुछ लिख रखा है, जैसे मान लिया हमने इस सेल में CCC लिखा, ठीक है, और अगर हम अब इसको एडिट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इस सेल को पहले एक्टिव करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक बार सिंगल क्लिक करेंगे, इसके बाद में हम F2 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही F2 प्रेस करते हैं तो कर्सर आ जाएगा। मतलब अब हम आप यहाँ पर आप कुछ आप एडिट कर सकते हैं, कुछ और यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपको यहाँ पर एडिट करना है वो आप कर सकते हैं, जो लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। एक और तरीका है, यहाँ पर मान लिया अगर जैसे आप कहें कि यहाँ पर हमने इंटरफेस कर दिया ये लिखने के बाद में, और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सिंगल, यानी कि सिंगल क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पर जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, बट इसे एडिट करना नहीं बोला जाएगा। मतलब फिर ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा और जो आप नया लिखेंगे वो आ जाएगा। एडिट करने का मतलब इसमें संशोधन करना, ठीक है, इसी में संशोधन करना। तो वो एडिट आप जब भी कर पाएंगे जब F2 प्रेस करेंगे, या फिर आप और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं। किसी सेल पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो भी एडिट कर सकते हैं। यही आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो आवश्यक नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। आपने पढ़ा होगा बट उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों पर भी आपको पूरा फोकस करना है, पूरा ध्यान देना है, ताकि अगर इससे संबंधित कोई सवाल बनता है तो उसका जवाब आपको पता होना चाहिए। और ये जब भी पता होगा जब पूरे ध्यान से क्लास को पढ़ेंगे, सारा कुछ समझ करके चलेंगे। ठीक है, यानी कि आप F2 से भी सेल को एडिट कर सकते हैं, और अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो भी सेल को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला आंसर, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर आपसे पूछें F2 से और क्या कर सकते हैं, तो एक सवाल और भी आपके एग्जाम में आ सकता है, किसी फाइल या फोल्डर को अगर आपको रीनेम करना है, किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है तो भी F2 से हम कर सकते हैं। मतलब अगर किसी फाइल का नाम है, उस पर आपने सिंगल क्लिक किया, इसके बाद F2 प्रेस कर दिया, तो वहां पर भी कर्सर आ जाएगा और उसको हम एडिट कर सकते हैं, यानी कि फाइल का कोई और नाम दे सकते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड दी फाइल? कौन सा प्रोटोकॉल फाइल को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? HTTP, FTP, SMTP या TCP? बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा FTP। इसका मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उमंग ऐप भारत में कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? आपको बताना है उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसका पूरा नाम होता है। और कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछते हैं, जिसमें एन का फुल फॉर्म पूछते हैं कि उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है, तो एन का मतलब न्यू एज होता है। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू एज। कितनी भाषाओं में काम करता है? 13। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। आपको बताना है उमंग एप्लीकेशन को कब रिलीज किया गया था? उमंग एप्लीकेशन को कब रिलीज किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा बताइएगा।
उमंग ऐप को कब रिलीज किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 23 नवंबर 2017 को इसे रिलीज किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा पहला। कुछ वेबसाइट्स डैश के अंतर्गत क्रय और विक्रय करती हैं। अब कुछ वेबसाइट्स किसके अंतर्गत क्रय और विक्रय करती हैं, यानी कि बाय और सेल का काम करती हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट होती हैं, या इंटरटेनमेंट साइट होती हैं, या ई कॉमर्स साइट होती हैं, या फिर सर्च इंजन। तो राइट आंसर यहाँ पे करना है सभी बच्चों को, क्या होगा इसमें सही जवाब। कुछ वेबसाइट के अंतर्गत क्रय और विक्रय करती हैं, तो ये आपका हो जाएगा ई कॉमर्स साइट। ई कॉमर्स साइट के अंतर्गत क्रय और विक्रय करती हैं। जैसे आपने अमेजोन का नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट है आपका, तो ये सभी हमारी ई कॉमर्स साइट के अंतर्गत आती हैं, जहां पर आप कोई भी सामान सेल कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं, मीन्स खरीद भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है यूएसएसडी का उपयोग करने के लिए यूजर को क्या डायल करना पड़ेगा। यूएसएसडी सेवा का लाभ लेने के लिए आपको क्या डायल करना पड़ेगा। *123# *999# या फिर नन ऑफ दीज। तो यूएसएसडी सेवा का लाभ लेने के लिए आपको क्या डायल करना पड़ेगा, *999#, ऑप्शन हो जाएगा बी आपका। *999#, सभी को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछें यूएसएसडी का फुल फॉर्म बताइएगा तो क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका फुल फॉर्म होता है, सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है OLX किस प्रकार की साइट है। OLX किस प्रकार की साइट है, यहां पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। OLX किस प्रकार की साइट है, चलिए तो यहां पर हो जाएगा C2C, कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। तो ये आपका OLX का टाइप है या प्रकार है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। यहां पर बताना है DES का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो DES का पूरा नाम सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। DES का मतलब क्या हो जाएगा, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर वी। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इसका पूरा नाम होता है। आगे आपको बताना है लिब्रोऑफिस राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टूल बार का इस्तेमाल करेंगे। लिब्रोऑफिस राइटर में चार्ट को इंसर्ट करने के लिए किस टूल बार का इस्तेमाल करेंगे। अब आपसे मेनू नहीं पूछे हैं, आपसे टूल बार पूछा है कि कौन सी टूल बार से आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ड्राइंग टूल बार या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर, कौन सी टूल बार से आप चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड टूल बार। लिब्रोऑफिस राइटर में स्टैंडर्ड टूल बार पर बने आइकन से आप चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए जो आपकी टूल बार्स होती हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइप के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी कमांड होती हैं जिनका सीधे इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जो आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है ये जस्ट आपके मेनू बार के नीचे होता है, यानी कि जहां पर आपका मेनू बार होता है उस मेनू बार के जस्ट नीचे स्टैंडर्ड टूल बार होता है। चलिए हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं लिब्रोऑफिस राइटर में कि आपका जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है वो कहाँ पर होता है और कहाँ पर चार्ट का आइकन होता है जहां से आप चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आना है लिब्रोऑफिस राइटर में और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आपका सबसे पहला है वो तो आपका है टाइटल बार, यानी कि आपके लिब्रोऑफिस राइटर की विंडो में जो सबसे टॉप पर है वो आपका है टाइटल बार। ठीक है, उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज और हेल्प के ये मेनू दिए गए हैं। ये है आपका मेनू बार। अब जस्ट मेनू बार के नीचे ये आपका होता है स्टैंडर्ड टूल बार, जहां पर बहुत सारे आइकन होते हैं। तो ध्यान से समझना, सबसे पहला यहाँ न्यू का आइकन होता है जहां से नया आप यहाँ से नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, मीन्स नया राइटर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो आप ओपन कर सकते हैं जो भी फाइल आपने पहले से बना रखी है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, कट कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्लोन फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं और अंडू और रेडो के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो आइकन आपको दिख रहे हैं, सारी की सारी जो कमांड आपको दिख रही हैं, इनका सीधे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट इनका इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड टूल बार होती है। यहीं पर आप देखेंगे इंसर्ट चार्ट का भी आइकन होता है। आपसे सवाल किया गया था
कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट किस टूलबार से डाल सकते हैं। तो जब टूलबार का नाम होगा तो स्टैंडर्ड टूलबार आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड टूलबार पर बने चार्ट आइकन से हम चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इमेज भी डाल सकते हैं, यहाँ से आप टेबल भी डाल सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं। बाकी अगर आपसे मेनू पूछें कि कौन से मेनू में जाकर के आप ये कर सकते हैं, तो इंसर्ट मेनू में जाकर के भी आप चार्ट को डाल सकते हैं। आपको चार्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आप चार्ट को इंसर्ट करा पाएंगे। कई बार आपसे ये सवाल होता है कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट को कितने प्रकार के चार्ट आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो चार्ट टाइप में आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया चार्ट है, लाइन चार्ट है, स्कैटर चार्ट है, बबल चार्ट है, नेट है, स्टॉक है, कॉलम एंड लाइन है। टोटल आप 10 प्रकार के चार्ट लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट करा सकते हैं, डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको आंसर करना है। सर्वर से क्लाइंट अनुरोध के मामले में क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है। सर्वर से क्लाइंट अनुरोध के मामले में क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है। स्विचेज, राउटर, फायरवॉल या प्रॉक्सी सर्वर। इसमें कौन सा आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है, आप सभी को जवाब करना है। बताइएगा यहाँ पर क्या होगा, यानी कि पूछा क्या है, सर्वर से क्लाइंट अनुरोध के मामले में क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सी सर्वर काम करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, प्रॉक्सी सर्वर। सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आपको बताना है निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस, विंडोज 7, ओपेरा या लिनक्स। इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रकार नहीं है। तो एमएस डॉस की बात करते हैं, ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। विंडोज 7 की बात करते हैं, ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। अगर बात करते हैं ओपेरा की, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओपेरा क्या है, ओपेरा एक वेब ब्राउजर है। इसके बाद में बात करते हैं लिनक्स की, तो ये भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपेरा, जो कि एक वेब ब्राउजर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड टू सेव असेंबलर सोर्स कोड। कौन सा फाइल फॉर्मेट असेंबलर सोर्स कोड को सहेजने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि असेंबलर सोर्स कोड को सहेजने के लिए या सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है, उपयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो असेंबलर सोर्स कोड को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताइएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, .asm असेंबली सोर्स कोड। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बताना है अधिकृत पहुंच आमतौर पर अपनी उपयोगकर्ता नाम और डैश डालने पर मिलती है। यानी कि अधिकृत पहुंच आमतौर पर अपने उपयोगकर्ता यानी कि यूजर नेम और डैश डालने पर मिलती है। और क्या डालने पर मिलती है, ऑथराइज्ड एक्सेस इज यूजुअली ग्रांटेड बाय एंटरिंग योर यूजर नेम एंड आगे मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, पासवर्ड या सिस्टम नेम। क्या होगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है, तो जल्दी से जवाब करना है सभी बच्चों को, कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पासवर्ड। देखिए पूछ रहा है अधिकृत पहुंच आमतौर पर अपने उपयोगकर्ता का मतलब आपका यूजर नेम, और यूजर नेम के बाद में आपको डालना होता है अपना पासवर्ड, तभी आप वहां पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, यानी कि अधिकृत पहुंच आमतौर पर अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालने पर ही मिलती है। ऑप्शन नंबर से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रश्न में आपको बताना है एक हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी डैश विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी का संयोजन है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी डैश विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी का संयोजन है। अनंत होगा यहाँ पर, या फिर केवल 5 होगा, केवल 2 होगा, 2 या अधिक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 और मोर हो जाएगा। यानी कि एक हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी 2 या अधिक विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी का संयोजन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपको बताना है डैश जानकारी से निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से अपरिष्कृत डेटा की जांच का विज्ञान क्या है।
डैश इज द साइंस ऑफ एग्जामिनिंग रॉ डेटा विद द पर्पस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट दैट इंफॉर्मेशन। तो इसे आप क्या बोलते हैं? डेटा एनालिटिक्स, डेटा एप्लीकेशन, डेटा क्लाउड या डेटा वेयर हाउसिंग, यानी कि डेटा विश्लेषण, डेटा एप्लीकेशन, डेटा क्लाउड या डेटा भंडारण। देखिए फिर से समझिएगा, डैश जानकारी से निष्कर्ष निकालने के लिए, निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से अपरिष्कृत डेटा की जांच का विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है डेटा विश्लेषण, यानी कि डेटा एनालिटिक्स। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेटा एनालिटिक्स या डेटा विश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कुकीज? कुकीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, निम्न में कौन सा कुकीज के बारे में करेक्ट है, सही है? देखिए, स्टोर्स द पासवर्ड ऑफ द यूजर, यूजर के पासवर्ड को स्टोर करता है। स्टोर्स द कमांड्स यूज्ड बाय द यूजर, या फिर स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी, या फिर स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट सॉफ्टवेयर। तो कौन सा कुकीज के बारे में करेक्ट है, सही है? कुकीज क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका यहाँ पे, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। यूजर की वेब एक्टिविटी की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है आपका कुकीज, है ना। यूजर की वेब एक्टिविटी को स्टोर करता है कौन? कुकीज। ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। और इस प्रश्न में आपको बताना है, एक डिवाइस जो कि केबल के इस्तेमाल के बिना कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ता है उसे डैश डिवाइस कहा जाता है। ए डिवाइस दैट कनेक्ट टू द कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल्स इज कॉल्ड अ डैश डिवाइस। उसे कौन सी डिवाइस बोला जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री, सेंट्रलाइज्ड या वायरलेस? तो यहाँ पर बताइए 23 में कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? एक डिवाइस जो कि केबल के इस्तेमाल के बिना कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ता है उसे आप वायरलेस डिवाइस बोलेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी, वायरलेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी नेटवर्क में कौन सा सर्वर उपयोगकर्ताओं को फाइल साझा करने की अनुमति देता है? फिर से सुनिएगा, किसी नेटवर्क में कौन सा सर्वर उपयोगकर्ताओं को फाइल साझा करने की परमिशन देता है, अनुमति देता है? प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर, फैक्स सर्वर या मैसेज सर्वर? यहां पर बताइएगा कौन सा आपका राइट आंसर होगा 24 में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल सर्वर। आपको ध्यान रखना है, किसी नेटवर्क में फाइल सर्वर यूजर को फाइल साझा करने की अनुमति देता है, उपयोगकर्ताओं को फाइल साझा करने की अनुमति देता है। ऑप्शन बी, फाइल सर्वर। आगे आपको बताना है SSID इज, SSID है। तो SSID क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए। SSID क्या है बताइएगा, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है, वाईफाई नेटवर्क को दिया गया नाम है, वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड है, कंपनी का नाम है या सुरक्षा कुंजी है। SSID है क्या? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, SSID वाईफाई नेटवर्क को दिया गया नाम है। द नेम असाइंड टू वाईफाई नेटवर्क, उसी को कहा गया है SSID। थोड़ा सा यहां पर इसके बारे में भी समझ लेते हैं। SSID का फुल फॉर्म होता है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। इसका पूरा नाम क्या है? सर्विस सेट आइडेंटिफायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप अपने डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट इत्यादि के किसी वायरलेस नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं, मान लिया आप अपने स्मार्टफोन, अपने लैपटॉप या टैबलेट को किसी वायरलेस नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं, तो आप डिवाइस के वायरलेस आइकन पर क्लिक करते हैं, यानी कि वाईफाई पर आप क्लिक करते हैं। और वहां पर जब आप क्लिक करते हैं तो विभिन्न वायरलेस नेटवर्क के नामों की लिस्ट आपको दिखाई देती है, जिससे आप जुड़ना चाहते हैं उसे आप जुड़ सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप वाईफाई पर क्लिक करते हैं तो वहां पर बहुत सारे नेम आपको दिखाई देते हैं जिनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो यही जो नाम होते हैं वो आपके SSID कहलाते हैं, वही नाम SSID कहलाते हैं। यानी SSID आपके वायरलेस नेटवर्क का नाम होता है। जैसे मान लिया आपने अपने किसी फ्रेंड से कहा कि अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दो, उसने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया और आपने अपना वाईफाई ऑन किया, तो आप देखेंगे कि उस फ्रेंड का जो हॉटस्पॉट होगा वो आपके मोबाइल में, आप जब वाईफाई पर क्लिक करेंगे तो वहां पर उसका नाम दिखेगा, उसके नेटवर्क का नाम दिखेगा। तो वही आपका क्या होता है? SSID होता है, वही आपका सर्विस सेट आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, तो जो नाम वहां पर आपको लिस्ट में देखते हैं वो है क्या? वो SSID है। इसका मतलब SSID आपके वायरलेस नेटवर्क का
नाम होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन पहला, द नेम असाइंड टू वाईफाई नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क को दिया गया नाम ही SSID कहलाता है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबा लेना ताकि इस प्रकार से क्लास के नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। और आज की इस क्लास का PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से इस क्लास का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, CCC वाईफाई सर्च करना है और वहां से मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर CCC नवंबर और दिसंबर के पैड बैच भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।